नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द shear स्ट्रेंथ ऑफ बीम्स विदाउट वेब रीइंफोर्समेंट। हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे सिलेंडर बीम्स हैं, अगर मैं आपको इस जगह पे ले जाऊं, हमने डिस्कस कर लिया था कि फॉर सिलेंडर बीम्स सिलेंडर shear स्पैन जिसका 2.5 से 6 तक AOD होता है, जिनको हमने कहा था ये कॉमनली हमारे बीम्स होते हैं इस तरह के। इनमें अगर आप वेब रीइंफोर्समेंट ना डालें तो इंक्लाइन क्रैकिंग आने के बाद ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे फेल। ठीक है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली ये फेल हो जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि हम अगर इनका shear कैपेसिटी निकालना चाहें तो ये इंक्लाइन क्रैकिंग लोड, जिस लोड पे ये इंक्लाइन क्रैकिंग अपीयर होती है उसी लोड को हम इसकी कैपेसिटी ले सकते हैं अगर इनके अंदर कोई वेब रीइंफोर्समेंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कैपेसिटी मैं पहले लिख लेता हूँ कि हमने shear कैपेसिटी जो है वो ले ली है इक्वल टू shear कैपेसिटी विदाउट वेब रीइंफोर्समेंट, इसको हम ले रहे हैं इक्वल टू इंक्लाइंड क्रैकिंग लोड, यानी जिस लोड पे इंक्लाइंड क्रैकिंग आ जाए उसी कैपेसिटी को उसी लोड को हमने shear कैपेसिटी कह दिया है। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर सिलेंडर बीम्स। For deep beams, this is not true, and we are not discussing deep beams in this chapter. So, inclined cracking load ही अब निकालने की बात रह गई है। अच्छा, so inclined cracking load अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? Let's discuss this. So, number one, यानी बेसिकली जो shear strength of beams without web reinforcement को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इट मीन्स कि हम एक्चुअली डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि इंक्लाइन क्रैकिंग लोड को की जो कैपेसिटी है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और हम या हमारी ये डिस्कशन अप्लाई हो रही है सिलेंडर बीम्स के ऊपर ओनली। ठीक है, ओनली सिलेंडर बीम्स। डीप बीम्स हैव अ सेपरेट चैप्टर, सेपरेट डिस्कशन। सो नंबर वन इज ऑफ कोर्स टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। नंबर वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ऑफ कोर्स ये मैटर करेगा। क्यों मैटर करेगा? इसलिए मैटर करेगा कि ज़ाहिर है जितनी भी लोडिंग लग रही है आखिरकार तो कंक्रीट ने क्रैक होना है ना। तो वो क्रैक क्यों हो रहा है? ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेसेस हो रहा है, ब्रिटल मटेरियल है जनरली। तो जितना वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी उतना उसकी shear रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। बेसिकली shear में अगर हम बात करें ना, shear फेलियर कंक्रीट का बेसिकली shear फेलियर नहीं है, लेकिन उस shear की वजह से जो इंक्लाइंड प्लान्स पे हमारी वो बन रही है, टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही हैं, उनकी वजह से वो फेल होते हैं। अगर हमने शुरू में डिस्कस किया था समवेयर इन द बिगिनिंग कि ये जो हमने शुरू में एक डिस्कशन की थी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं बीम के अंदर। अगर हम कहीं भी एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं, मसलन एलिमेंट 1 को अगर आप कंसिडर करें तो उस पर ये shear स्ट्रेसेस साइड पे लग रही होती हैं और फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस लग रही होती हैं, या इसी तरह से एलिमेंट 2 को अगर आप कंसिडर कर दें तो सम ओरिएंटेशन के ऊपर ये जो स्ट्रेसेस होती हैं, ये वाली स्ट्रेसेस, ये प्रिंसिपल यानी जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं ये, और प्रिंसिपल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इस तरह से इसके ऊपर लग रही होती हैं। ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है इसको हम कह सकते हैं बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यानी एक साइड पे टेंशन और एक फेस पे टेंशन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन साइमल्टेनियसली लग रही है। ये जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है कि जिसमें एक प्लेन पे टेंसाइल और उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगे, बिल्कुल इसी तरह ये टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं लैब के अंदर। इस तरह का एक सिमिलर स्टेट ऑफ स्ट्रेस में हम एलिमेंट को डालते हैं जिसमें आप स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसके ये आप परफॉर्म कर चुके होंगे PRC1 में। आप एक सिलेंडर को ऐसे लिटा के नीचे भी एक वुडन या कोई मेटेलिक स्ट्रिप रख लेते हैं, नीचे ऊपर भी एक स्ट्रिप रख लेते हैं और फिर उसके ऊपर आप लोड लगाते हैं। और उस लोड लगने की वजह से इस डायरेक्शन में तो आप उसको कंप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे आपको एक एलिमेंट अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शन ही, तो इसको आपको ये जैसे नज़र आ रहा है ये वाला एलिमेंट, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये वाला स्टेट ऑफ स्ट्रेस जिसके अंदर एक साइड पे ये टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, यही स्टेट हमारा
बीम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है कि ये इस तरफ टेंसाइल प्रोड्यूस हो रही है और ऐसे दूसरे जो परपेंडिकुलर फेस है उसके ऊपर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। यानी एक चीज़ को आप ऐसे खींच भी रहे हैं और दूसरी साइड से आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो यही स्टेटस। इसका मतलब ये है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम बेसिकली मेजर करते हैं ना, दो तरीके होते हैं। डायरेक्ट टेंशन टेस्ट हम परफॉर्म नहीं करते, तो या तो हम स्प्लिट सिलेंडर से कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर से। ये जो तरीका है इसका शीयर के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जो शीयर में यानी जो शीयर के डिस्कशन में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, तो उससे हमारी मुराद ये वाली स्ट्रेंथ ज़्यादा क्लोजली उस टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैप्चर करती है, उसको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इसके अंदर जो लोडिंग स्टेट है वो कुछ उसी तरह का है जिस तरह के एक बीम में एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ फ्लेक्चर एंड शीयर। यानी एक फेस पे टेंशन और दूसरी परपेंडिकुलर फेस पे कंप्रेशन। सो इसका मतलब है कि इसके साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होगा। एक कंक्रीट की जितनी स्प्लिट सिलेंडर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतना वो शीयर में ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अच्छा, अब ये बात तो यहाँ से आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक कंक्रीट उठा लें, उसका सिलेंडर बना लें और उसका स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट परफॉर्म कर लें और वहाँ से हम उसकी स्ट्रेंथ FCT जिसको हम कह सकते हैं स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, ये निकाल दें और फिर हम कहें कि इस कंक्रीट की अगर हम एक बीम बना दें और तो उस बीम की जिसमें हमने कोई वेब रिइंफोर्समेंट नहीं डाली होगी और उस बीम का अगर हम इसी कंक्रीट का अगर हमने ये बीम बना दिया और लेट्स से हमने उसको ये पॉइंट लोड सपोर्ट्स लगा दी और अब हमने उसको लोड लगाना शुरू कर दिया। अब हम ये नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा वैसे शॉर्ट सा बीम बन गया, लेकिन असल में हमारी डिस्कशन जो है वो सिलेंडर बीम के ऊपर अप्लाइकेबल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे, कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी राइट नाउ एज सच। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो मसलन यहाँ पे जो प्रोड्यूस होंगी टेंसाइल स्ट्रेसेस जिस तरह से आपको ये नज़र आ रही हैं यहाँ पे, हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली जब ये जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, जब ये टेंसाइल स्ट्रेसेस या ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये वाली टेंसाइल स्ट्रेसेस जब इक्वल हो जाएंगी FCT के, तो ये क्रैक होगा। उस पर नहीं क्रैक होगा, उससे काफ़ी पहले क्रैक होगा। कितने काफ़ी पहले क्रैक होगा? ये वाली जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं ये जब पहुँचेंगी, लेट मी राइट दिस डाउन, व्हेन these principal tensile stresses when they reach approximately equal to half of FCT, the inclined cracking takes place। ठीक है, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ये बात की जा सकती है कि तकरीबन 50% ऑफ FCT पे जब ये स्ट्रेस पहुंचते, लेकिन ये स्ट्रेस एज इट इज़ हम कैलकुलेट भी इतना आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो इलास्टिक कंडीशन है वो इससे पहले ख़त्म हो चुकी होगी, हमारा फ्लेक्चरल क्रैक पहले आ चुका होगा, तो वो फ्लेक्चरल क्रैक ने ही बेसिकली आगे जाके शेयर क्रैक में कन्वर्ट होना है। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस, ये इलास्टिक स्टेज में नहीं होंगी, ये इन इलास्टिक एनालिसिस, नॉन लीनियर एनालिसिस करके हम इनको कैलकुलेट अगर कर सके तो कर सके, अदरवाइज नहीं कर सकते। व्हाट आई मीन टू से इज कि इट्स नॉट सो सिंपल टू कैलकुलेट दीज प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेसेस and compare them with FCT by 2. So we need to resort to the empirical equations. So इसकी तरफ हम फर्दर आएंगे दोबारा, लेकिन right now we are going towards the next parameter. First हमने डिस्कस किया टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सेकेंड पैरामीटर हमारा है longitudinal reinforcement ratio, rho W। ये क्यों अफेक्ट करेगा लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट रेशो? देखिए, जब लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट ज़्यादा होगी एक बार में अगर लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा होगी तो ये जो क्रैक विड्थ है ये बेसिकली कम होगी। ठीक है, अगर ये रिइंफोर्समेंट लाइट होगी तो क्रैक विड्थ थोड़ी ज़्यादा ओपन अप होगी। अब क्रैक विड्थ जो है, चूँकि वो जितनी ज़्यादा हो उतनी स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ डेफिनेटली कम प्रोड्यूस हो, शेयर स्ट्रेंथ उतनी कम डेवलप हो सकेगी। अगर हम प्लॉट करें, हम देखना चाहें कि लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट रेशो का क्या इफेक्ट है कंक्रीट के स्ट्रेंथ के ऊपर, तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर यानी डिफरेंट बीम्स लिए, उनके अंदर डिफरेंट लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट रेशो रखे, और ये जो रो W है, A इस वर BWD, इसको हमने
डब्ल्यू फॉर वेब, इसको हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने कंक्रीट वी सी फोर्स है, कैपिटल वी सी फोर्स है, हमने बी डब्ल्यू डी से डिवाइड कर दिया और अंडर रूट एफ सी प्राइम, ताकि थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर सकें इसको। यानी ये बेसिकली सिंपल कंक्रीट की वी सी जो स्ट्रेंथ है पी एस आई में या पाउंड्स में या न्यूटन्स में, उससे नहीं बल्कि इस फैक्टर को हमने प्लॉट किया ताकि हम इफेक्ट देख सकें रो डब्ल्यू का। तो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा उसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी उतना ये फैक्टर बड़ा होगा और जितनी कम होगी उतना ये छोटा बनेगा। तो हमने ये देखा कि जो डिफरेंट रीइंफोर्समेंट रेशियोज अब हमने ली, तो ये जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये डिफरेंट बीम्स को बेसिकली टेस्ट करके ये बनाए गए हैं, ये पॉइंट्स प्लॉट किए गए हैं। तो अब आपको ये इसमें नज़र आ रहा है कि जो बीम्स हैं, ये डाटा है काफ़ी स्कैटर्ड है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें कि ये जो रीजन है बिटवीन रो डब्ल्यू ऑफ 0.0075 टू, यानी यहाँ से लेके 0.0075 से लेके 0.025 यहाँ तक, ये जो रीजन है ये रीजन ये चूँकि आमतौर पे कॉमन हमारी रीइंफोर्समेंट रेशो होती है इस रीजन में फॉल करती है। तो इसको अगर आप देखें इस रीजन में अगर आप जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस लाइन से ऊपर हैं, यानी 2 वाली जो लाइन है, यानी जहाँ पे ये जो फैक्टर है जहाँ पे ये 2 के बराबर हो, उस पॉइंट से ये इस लाइन से ऊपर है ये सारी, यानी ये जो लाइन बनेगी, अगर हम इसको लाइन यानी इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये यहाँ पे ये सारी कांस्टेंट लाइन 2 है ना, तो अगर हम ऐसे लिख लें वी सी ओवर अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम बी डब्ल्यू टी इक्वल टू 2, तो हम इस फैक्टर को अगर इस साइड पे ले आएँ तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। यानी अगर हम वी सी की इक्वेशन इस तरह से लिख दें 2 अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम बी डब्ल्यू डी, अगर हम कैपेसिटी को इस तरह से प्रिडिक्ट करना चाहें तो ये प्रिडिक्शन इस रेंज ऑफ रो डब्ल्यू के लिए बड़ी अच्छी एक समझ लें कि प्रिडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमारी एक्चुअल कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी उससे ऊपर फॉल करेंगी ये, और यानी हम जो कैपेसिटी एस्टिमेट कर रहे होंगे वो थोड़ी सी कंजर्वेटिवली थोड़ी कैपेसिटी एस्टिमेट कर रहे होंगे, असल में वो कैपेसिटी थोड़ी सी ऊपर आ रही है, इस लाइन से सारी ऊपर हैं तकरीबन इस रेंज के अंदर। लेकिन हाँ, अगर आप रीइंफोर्समेंट रेशो थोड़ी कम वाली साइड पे देख लें तो इस रीजन में आपको नज़र आ रहा है कि जो कैपेसिटी है शेयर की वो इस वाली कैपेसिटी से नीचे भी जा रही है, काफ़ी पॉइंट्स कुछ नीचे भी जा रहे हैं। अगर आप लाइट रीइंफोर्समेंट की तरफ जाएं, यानी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जिसमें ज़्यादा कम है, वहाँ पे जनरली हम अगर हम बात करें तो जितना रो डब्ल्यू ज़्यादा होगा उतने आपके पास शेयर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, जनरली बात वेरी रफ अगर मैं बात करूं तो ये बात सही है, लेकिन ये कोई लीनियर प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा है कि डाटा में काफ़ी स्कैटर्ड है। वैसे इस जगह से आपको क्या नज़र आता है, ये एक बीम जिसमें ये एक जैसी रीइंफोर्समेंट रेशियो सी इन बीम्स में तकरीबन वर्टिकली अगर मैं जाऊं, लेकिन उन सब बीम्स का एक जैसी स्ट्रेंथ नहीं है, शेयर स्ट्रेंथ एक जैसी, रीइंफोर्समेंट एक जैसी, कंक्रीट स्ट्रेंथ बना के भी काफ़ी स्कैटर्ड आपको नज़र आ रहा है। कुछ बीम्स का कम, कुछ बीम का ज़्यादा की ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है और अच्छे खासे ये स्कैटर है। मसलन अगर ये 2.2 या 2.3 के करस्पॉन्डिंग है तो तकरीबन ये 3.8, यानी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आपको नज़र आ रही है। ये इस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। एक ही रीइंफोर्समेंट रेशियो के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेंथ आनी है। इसका मतलब ये कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन ये अगर हम इस इक्वेशन से कैपेसिटी चेक करें तो कम से कम 2 से ये पॉइंट्स आ रही ऊपर हैं। इसका मतलब है यहाँ से एस्टिमेट कर लेंगे तो ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट हम ले सकते हैं, लेकिन ये इस रेंज तक, इससे नीचे वाली साइड, ये वाली साइड जिसमें कम रीइंफोर्समेंट यानी रो डब्ल्यू ज़्यादा कम जिसमें डाल दिए, वहाँ से हम इस इक्वेशन से निकालेंगे तो हम ओवर एस्टिमेट कर रहे होंगे, हम एक्चुअल हमारी कैपेसिटी कम आ रही होगी और हम इसको ज़्यादा ले रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी कॉमन जो रीइंफोर्समेंट रेशियोज हैं उनके लिए ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइट रीइंफोर्समेंट है उसमें कम होगी। वैसे लाइट रीइंफोर्समेंट होने की वजह से, यानी ये वेरी लो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है, यानी हमने सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट डाली है, स्टिरअप्स किसी में भी नहीं है, किसी बीम में स्टिरअप्स नहीं है, सारे बीम सिंपली सपोर्टेड हैं, स्टिरअप्स नहीं है उनके अंदर, और
सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल जो फ्लेक्सियल टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है वो डाली गई है, तो उसके ये टेस्ट डेटा आपको नज़र आ रहा है। उस केस में कम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट डालने से नुकसान ये होता है कि जब आपके लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट लाइट होती है, स्मॉल होती है, तो फ्लेक्सुरल क्रैक्स बीम के अंदर ज़्यादा ऊपर तक पेनिट्रेट करते हैं। यानी एक बीम है, उसमें अगर फ्लेक्सुरल क्रैक्स ज़्यादा ऊपर तक पेनिट्रेट करेगा तो वो बेसिकली उसका नतीजा ये निकलेगा कि क्रैक विड्थ ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और उसके बाद जब ये यानी इसने ये ज़्यादा पेनिट्रेट कर लिया, अब जब ये इस तरह से ऊपर इंक्लाइन क्रैक जब में कन्वर्ट होगा तो उसके नतीजे में ये मेरी कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर ये क्रैक विड्थ बड़ी होगी तो जिस लोड के ऊपर उसने कन्वर्ट अपीयर होना है इंक्लाइन क्रैक में, वो कम लोड पे अपीयर हो जाएगी। दूसरे केस में दूसरे केस से अगर आप कंपेयर करें, जिसमें आप मैं आपसे इस तरह से समझाना चाह रहा हूँ, एक केस है जिसमें आपकी रीइंफोर्समेंट है लेट्स से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा रीइंफोर्समेंट को मैं चलो डबल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और एक केस है जिसमें रीइंफोर्समेंट कम है। ठीक, इस दोनों केसेस में जो फ्लेक्सुरल क्रैक, चूंकि पहले उसने प्रोड्यूस तो उसने होना है फ्लेक्सुरल क्रैक्स में, इस केस में फ्लेक्सुरल क्रैक जो है वो ज़्यादा ऊपर भी नहीं पेनिट्रेट करेगा और विड्थ भी उसकी कम होगी। दूसरे केस में ये होगा कि ये क्रैक वाइडर होगा और ऊपर तक, ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। ठीक है, अब नतीजा क्या निकलेगा कि इन दोनों केसेस में जिसमें लाइटर रीइंफोर्समेंट डाली है, वहां पे जिस लोड पे दूसरा क्रैक बनना है, इंक्लाइन क्रैक, जिस हम वो कैपेसिटी निकाल रहे हैं ना, ऊपर डिस्कस करिए लिया हमने, हम वो कैपेसिटी, वो लोड निकाल रहे हैं जिसपे इंक्लाइन क्रैकिंग बस जस्ट अपीयर हो जाए। तो अगर ये आपकी रीइंफोर्समेंट, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट आपने कम डाली होगी तो आपका ये क्रैक विड्थ बड़ा होगा और ये क्रैक ज़्यादा ऊपर तक पेनिट्रेट करेगा। उस वजह से जो जिस लोड पे ये इंक्लाइन क्रैक आना है वो लेसर लोड पे, लेसर लोड वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस inclined cracking, ठीक है, to produce inclined cracking। इस केस में जब रो डब्ल्यू आपने कम डाला है, जबकि इस केस में लार्जर लोड या हायर लोड would be required to produce that inclined cracking, क्योंकि उसमें क्रैक विड्थ कम है और पेनिट्रेशन ऑफ क्रैक कम है। उस वजह से आपको लेसर रीइंफोर्समेंट के केस में ये आपको इंक्लाइन क्रैकिंग लोड की वैल्यू या शेयर कैपेसिटी कम मिल रही है। सो जनरली स्पीकिंग रो डब्ल्यू जितना ज़्यादा होगा शेयर कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, बट दिस इज़ नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। और हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको मैं, ये बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आगे जाके हमने यूज़ करना है। बेसिकली मोर और लेस यही इक्वेशन ACI की है, बट वी विल डिस्कस अ बिट ऑफ मॉडिफिकेशंस दैट वी हैव इन दिस फार इन द ACI कोड। ये जो इक्वेशन है वेरी यूजफुल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। इसमें हाँ, मैं यूनिट्स की बात कर रहा था। इसके अंदर इस सारे के यानी अंडर रूट को शामिल करके जो यूनिट्स हैं FC प्राइम के वो PSI में हैं, और बाकी ज़ाहिर है इनको अगर आप इंचेस में यूज़ करेंगे, ये भी इंचेस, ये भी इंचेस, तो फिर ये आपके पास पाउंड्स में आंसर आएगा इस तरह से। ठीक है, यानी ये PSI की यूनिट्स में है और ये आपने इंच और इंच में पुट करने हैं और ये आपके पास आंसर पाउंड में आएगा। ये यानी समझ लें कि ऐसा US कस्टमरी सिस्टम में इक्वेशन लिखी गई है। और अगर हम इसी की इक्वेशन SI सिस्टम में सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूँ कि वो कितनी वो इक्वेशन क्या बनेगी, सिर्फ जो कांस्टेंट है उसका फ़र्क बन जाएगा। ये इक्वेशन आपकी अब न्यूटन्स में होगी। ठीक है, ये सारा टर्म विद इंक्लूडिंग द स्क्वायर रूट ये मेगा पास्कल में, ये आप मिलीमीटर्स में, ये भी मिलीमीटर्स में, और ये आंसर अब आपका न्यूटन्स में बनेगा। सो दिस इज़ हाउ द टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये चूँकि एम्पिरिकल इक्वेशन है तो इस वजह से ये यूनिट्स हैं वो ये ना सोचिएगा कि FC प्राइम के यूनिट्स मेगा पास्कल होते हैं तो अंडर रूट FC प्राइम के तो फिर
अंडर रूट मेगा पास्कल होने चाहिए। ये एम्पिरिकल इक्वेशन है जिसमें ये जो पूरी टर्म है ये इसके यूनिट्स है मेगा पास्कल के अंदर, यानी एफ सी प्राइम आप पुट करेंगे मेगा पास्कल में और अंडर रूट लेने के बाद जो यूनिट्स पुट करेंगे, यूनिट्स हम एज्यूम करेंगे वो मेगा पास्कल ही एज्यूम करेंगे। यहाँ भी एफ सी प्राइम पी एस आई में पुट होगा और इस यूनिट्स इस पूरे के अंडर रूट को शामिल करके पूरी टर्म के यूनिट्स पी एस आई में काउंट होंगे। और ये अंडर रूट ऑफ एफ सी प्राइम बेसिकली ये क्यों आ रहा है इसके अंदर, ये इसलिए आ रहा है कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि एफ टेंसाइल स्ट्रेंथ के साथ बड़ा क्लोजली रिलेटेड है और एफ सी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो अंडर रूट एफ सी प्राइम के साथ बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। इस वजह से शेयर स्ट्रेंथ भी एक्चुअली एफ सी प्राइम के साथ अंडर रूट एफ सी प्राइम के साथ बड़ा क्लोजली रिलेटेड है। थर्ड जो इसमें पैरामीटर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ए ओवर डी रेशो या एम ओवर वी डी एट दैट सेक्शन। ठीक है, तीसरी जो तीसरा पैरामीटर हमारा ये है। हमने डिस्कस किया था कि ए ओवर डी रेशो जो है, अगर हम उस जगह पे जाके देख सके, हमने कहा था कि इस ग्राफ को देखिएगा, ए ओवर डी रेशो हमने कहा था कि अगर 2 से बड़ी हो तकरीबन 2 से, तो फिर जो शेयर कैपेसिटी है वो लाइन तकरीबन आपको स्ट्रेट नज़र आ रही है, ए ओवर डी के साथ कोई ख़ास सिग्निफिकेंट वेरिएशन आपको नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर ए ओवर डी से कम हो रेशो तो फिर ये जो आपकी कैपेसिटी है दैट इज़ सेंसिटिव टू ए ओवर डी, लेकिन अदर देन दैट इट इज़ नॉट सेंसिटिव। लेकिन हम चूंकि जो बीम्स जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डीप बीम्स नहीं हैं, हम सिर्फ सिलेंडर बीम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि फॉर सिलेंडर बीम्स the A over D ratio is not very significant. So let's go back to the topic. हमने कहा था for cylinder beams this A over D is insignificant parameter. So equations can be our equations ACI जो है, इसलिए A over D या M over V D को इतनी वेटेज नहीं देता शेयर की इक्वेशन में। आगे जाके हम देख लेंगे कि ये हमारी इक्वेशंस के अंदर नहीं है। So the summary is this, that this is usually neglected. Its effect is usually neglected. Third is lightweight aggregate concrete. Lightweight aggregate concrete. Lightweight aggregate concrete वो हम आपको पता है लैम्डा जो है उसके थ्रू हम इसका इफेक्ट लेते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं, पहले थोड़ा सा जनरली हम बात करते हैं कि लाइटवेट एग्रीगेट से होता क्या है। क्योंकि लाइटवेट हमने कहा था कि कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है FCT वो रिलेटेड है टू अंडर रूट ऑफ FC प्राइम। नॉर्मल कंक्रीट के लिए तो ये बात ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए एक बात समझाता हूँ कि मसलन आप एक नॉर्मल कंक्रीट बना दें। नॉर्मल कंक्रीट से मुराद जो हमारी टिपिकल जो कंपोजिशन है कंक्रीट की, यानी एग्रीगेट जो है वो आप यूज़ कर दें, कोर्स एग्रीगेट आप, क्रश रॉक आप यूज़ कर दें, और सैंड जो है वो आप यूज़ कर दें फॉर दी एज फाइन एग्रीगेट। तो ये हमारी नॉर्मल कंक्रीट है। ठीक है, इस नॉर्मल कंक्रीट एक आपके पास नॉर्मल कंक्रीट है, एक आपके पास लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट है। अगेन इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप कोर्स एग्रीगेट को लाइट वेट ले लें, फाइन को नॉर्मल ले लें, या वाइस वर्सा, या दोनों भी लाइट वेट हो सकती हैं। मसलन कोर्स एग्रीगेट लाइट वेट क्या हो सकती हैं, आप वो यूज़ कर दें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग से जो आपके पास एग्रीगेट्स बन सकते हैं उनको यूज़ कर लें, या आप कोई रबर को यूज़ कर दें फाइन एग्रीगेट के तौर पे। क्रश्ड रबर, एक क्रम्प रबर का एक वर्ड यूज़ होती है। टायर्स जो होते हैं टायर्स, इनको अगर आप क्रश कर दें तो इससे जो सैंड साइज़ का पाउडर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सैंड साइज़ के जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम एज लाइट वेट एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, मटीरियल्स की डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा, लेकिन कोई भी लाइट वेट एग्रीगेट कॉन्क्रीट है, लेट्स सी ये दोनों कॉन्क्रीट से आपने बनाए, इन दोनों का सर्टेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपके पास आ गई। लेट्स से ये भी आ गया 4000 PSI का,
और इसकी स्ट्रेंथ भी 4000 psi है। अब दोनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल है, इक्वल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उनकी। इसकी नॉर्मल कंक्रीट का FCT हायर होगा देन FCT ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट, यानी FCT इसका जितना बनेगा लाइट वेट एग्रीगेट का कम बनेगा, although they have same compressive strength। यानी इसका मतलब क्या है कि for same compressive strength light weight aggregate concrete has lesser tensile strength। now what does it mean? अगर हम ये अगर नॉर्मल कंक्रीट के लिए हम ये यूज़ करते हैं तो हम लाइट वेट एग्रीगेट जो है उसके लिए हम फिर ऐसे यूज़ करेंगे कि FCT को हम सम फैक्टर टाइम्स अंडर रूट ऑफ FC प्राइम यूज़ कर लेंगे। उस फैक्टर को हमने लेमडा कह दिया, ठीक है। यानी या हम जनरली अगर हम स्पीकिंग बात करें तो हम कहेंगे VC के अंदर हमने ऊपर 2 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम लिखा, हम यहाँ पे एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर देंगे 2 लेमडा अंडर रूट ऑफ FC प्राइम BWD। अब ये जो लेमडा है ये लेस देन 1 का फैक्टर है, ठीक है, दिस इज लेस देन 1। और ये कितना होगा, कितना लेस लिया जाएगा? दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक हम लेंगे इक्वल टू 0.85 और एक पॉसिबिलिटी है हम इसको लेंगे 0.75। 0.75 लेंगे अगर कोर्स और फाइन दोनों जो हैं वो लाइट वेट हैं तो फिर तो हम इसको लेंगे 0.75। और अगर एक जो है मसलन C या A इनमें से कोई एक अगर लाइट वेट है तो फिर हम 0.85 लेंगे इस लैम्डा को। लेकिन चूंकि नॉर्मल कंक्रीट के लिए लैम्डा इज इक्वल टू 1, यानी समझ लें कि ये है ही नहीं, फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना। सो ये एक इफेक्ट है लाइट वेट एग्रीगेट कंक्रीट का। बेसिकली उसका इफेक्ट क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर है और हमने ऊपर डिस्कस किया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ से वेरी क्लोजली रिलेटेड है शेयर स्ट्रेंथ, तो इस वजह से शेयर स्ट्रेंथ भी अल्टीमेटली उसकी अफेक्ट हो रही है। SI यूनिट्स में भी सिंपली इसमें लैम्डा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 5 इज साइज ऑफ बीम्स। साइज ऑफ बीम्स के साथ रिलेशनशिप को मैं एक ग्राफ से आपको समझाता हूँ। साइज की इफेक्ट को स्टडी करने के लिए एक बंदे ने स्टडी की है जिसको यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर लिया गया है, जो कि हमारी करंट नॉलेज को बेसिकली के लिए बहुत बड़ा सोर्स है। उस बंदे ने क्या किया कि उसने डिफरेंट साइजेस की बीम यूज़ की हैं और एक और भी उसने वेरिएशन रखी है उसके अंदर में। हम नेक्स्ट फैक्टर वो हमारा डिस्कस होने लगा है साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। लेकिन साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट से पहले मैं एक फैक्टर इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है कि एक बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसका इफेक्ट क्या बनेगा कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ के ऊपर। अच्छा, उसको स्टडी करने के लिए उसने क्या किया कि उसने ये डिफरेंट साइजेस की बीम उसने लिए, कास्ट किए। लेट्स से हम एक लाइन को देख लेते हैं। ये वाली जो लाइन है ये उसके अंदर उसने मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 1 इंच यूज़ किया, ऊपर वाली ये जो लाइन चल रही है। फिर उसने नीचे वाली जो लाइन है उसके वो उसके अंदर उसने मैक्सिमम एग्रीगेट साइज थोड़ा कम कर दिया, साइजेस वही रखे। फिर उसी तरह नीचे उसने थोड़ा सा और कम कर दिया। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल एक गिवन मैक्सिमम एग्रीगेट साइज़ को देख रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन को देख रहा हूँ। और उसके बाद मैं भी ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि साइज़ का इफेक्ट क्या है। उसने राइट साइड पे D प्लॉट किया, D इफेक्टिव डेप्थ है इन इंचेस, और लेफ्ट साइड पे उसने क्या चीज़ प्लॉट की, V डिवाइडेड बाई BWD अंडर रूट FC प्राइम। अब इसने क्रॉस सेक्शन से V को डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि वो जो यानी जिस तरह हम करते हैं ना कि एक लोड और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोड और डिस्प्लेसमेंट का डेटा उसके बाद हम प्रोसेस करके स्ट्रेस और स्ट्रेन के डेटा में ले जाए ताकि जो हमारी डायमेंशंस हैं उनका इफेक्ट नलीफाई किया जा सके। यानी जैसे स्ट्रेस हम ले लेते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या पाउंड पर स्क्वायर इंच, इस तरह से, यानी BWD से उसने डिवाइड किया। अगर तो हमारे पास आ जाती है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मसलन अगर हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आती, इससे क्या बनता कि चाहे आप D की वैल्यू जो भी रख दें, ये वाला जो फैक्टर है ये चेंज नहीं होगा। यानी डिफरेंट साइजेस रखने से V और BWD अंडर रूट FFC प्राइम की वैल्यू चेंज ना होती तो फिर तो हम कहते हैं कि ये इसका मतलब है कि साइज के चेंज करने से जो शेयर स्ट्रेंथ है पर BWD
यानी जिसको अगर हम नॉर्मलाइज करते हैं बाई BWD से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट है वो वही रहता है। यानी छोटा बीम हो या बड़ा बीम हो, शेयर उसकी V जो फोर्स होगी डिवाइडेड बाई BWD अंडर रूट ऑफ FC प्राइम। अंडर रूट FC प्राइम वैसे इसलिए लिया गया कि ताकि अगर FC प्राइम में भी कोई डिफरेंस है तो वो भी नलीफाई किया जा सके। आल दो इसमें कोशिश ये की गई है कि FC प्राइम की एक ही वैल्यू यानी 3500 PSI रखी जा सके और FY की वैल्यू वही 52 PSI रखी जा सके, लेकिन अगर कहीं वेरी करीब करे भी तो उससे भी डिवाइड किया गया है। लेकिन बहरहाल इसमें वेरिएशन FC प्राइम की नहीं है, इसमें वेरिएशन साइज़ की है। और ये हमने मटेरियल प्रॉपर्टी आपको गिवन है और ये इसके अंदर एक ही सब के अंदर एक जितनी रीइंफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट एक जैसी है 0.4% इसमें डाली गई है, यानी रो W इज़ बेसिकली 0.004। सो यानी उसने साइज़ को स्टडी करने की कोशिश की है और उसने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई किया। ये आपको नज़र आ रहा है जहाँ उसका लोड सेटअप था, उसने ये लोड सेटअप रखा और उसने क्या किया कि छोटे बीम से लेट से स्टार्ट कर दिया। अब ये छोटा बीम जो है इस केस में 4 इंच ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है 4 इंच उसका D है और 4 इंच टोटल जो डायमेंशन है उसकी B टोटल डायमेंशन उसकी 6 इंच और 8 इंच है और D उसका इफेक्टिव डेप्थ 4 इंच है, यानी 8 इंच H है, D इसका 4 इंच है। इसी तरह और इस केस में अगला जो बीम है ये 12 इंच उसकी विड्थ है और उसका डायरेक्टली सिर्फ D दिखाया गया है, वो 24 इंच है। अगला जो बीम है उसकी विड्थ 20 इंच है और D उसका 39 इंच है। फिर इसी तरह अगला के जो B है वो 39 इंच है और D और ज़्यादा बड़ा हो गया। सो आगे बड़े से बड़ा बीम कास्ट करता गया। उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे वो D बढ़ाता साइज़ बढ़ाता गया तो ये जो पैरामीटर है ये रिड्यूस होता गया, ठीक है। V ओवर BWD अंडर रूट FFC प्राइम की वैल्यू रिड्यूस होती गई। इसका मतलब क्या है कि साइज बढ़ाने से V ओवर BWD की वैल्यू रिड्यूस होती गई। हाँ जी, ये रिड्यूस होती गई। इसका मतलब क्या है कि बड़ा साइज रखने से ये वैल्यू रिड्यूस हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा साइज रखने से V की वैल्यू प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगी, उस तरह से नहीं बढ़ेगी, बल्कि पर यूनिट BWD अंडर रूट FC V डिवाइडेड बाई, यानी इसको मैं पर यूनिट इतना बड़ा मैं क्या इसको पर यूनिट बोल लिए, लेकिन अगर मैं इसको कोई और नाम दे सकता तो मैं इसको वो नाम देता, लेकिन नॉर्मलाइज्ड शेयर स्ट्रेंथ अगर मैं इसको कहूँ, इस सारे को डिवाइड करने के बाद जो शेयर स्ट्रेंथ है V डिवाइडेड बाई दिस पैरामीटर, अगर उसमें नॉर्मलाइज्ड शेयर स्ट्रेंथ कहूँ, जैसे हम शेयर स्ट्रेस कह सकते थे, लेकिन जो अंडर रूट FC प्राइम से भी डिवाइड कर रहे हैं इसलिए, तो अगर मैं इसको हमारी जो नॉर्मलाइज यानी जिसको मतलब पर क्रॉस सेक्शन साइज BWD का जो प्रोडक्ट है उसको मैं कह रहा हूँ, वो हमें कम स्ट्रेंथ मिल रही है। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप बड़े साइज का बीम कास्ट कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली लीनियरली उतना बड़ा आपको बड़ी स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ नहीं देगा, बल्कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम देगा, क्योंकि वो पर BWD अंडर रूट FC प्राइम जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही थी वो अब कम मिल रही है, ठीक है। इसकी बेसिकली जो रीजंस हैं वो इतने ज़्यादा क्लियर रीजंस तो अभी तक नहीं कोई एक्सप्लोर कर सका, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं इस बारे में कि जो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं इस साइज इफेक्ट को। है ये इफेक्ट क्यों होता है, इसको समझाने के लिए इसकी जो रीजनिंग है वो ये की गई है कि जितना बीम की डेप्थ ज़्यादा होगी तो क्रैक स्पेसिंग्स और क्रैक विड्थ्स उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। यानी क्रैक दूर दूर होते हैं जितना आप साइज़ बड़ा रखते हैं, और प्लस ये होता है कि उनकी इंडिविजुअल क्रैक की जो विड्थ है वो बड़ी विड्थ प्रोड्यूस होती है। उस वजह से वो जो क्रैक के अक्रॉस जो स्ट्रेसेस ट्रांसफ़र होनी है, जिसमें एग्रीगेट इंटरलॉक है और डबल एक्शन भी आप उसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली एग्रीगेट इंटरलॉक जो है वहाँ से आपको कम स्ट्रेस मिलती है अगर क्रैक विड्थ बड़ी प्रोड्यूस हो। यानी जनरली स्पीकिंग रीज़न क्या बताई जाती है कि बड़ा साइज रखने की वजह से इंडिविजुअल जो क्रैक है उसकी विड्थ बड़ी आती है, और उस बड़ी क्रैक विड्थ की वजह से एग्रीगेट इंटरलॉक लेस इफेक्टिव हो जाता है, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस हो सकती है एग्रीगेट इंटरलॉक से वो रिड्यूस हो जाती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो वहाँ से प्रोड्यूस होता है
वो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है और उस वजह से आपके पास फाइनली कम शेयर स्ट्रेंथ आपको मिलती है। एक आपको कुछ एयरफोर्स वेयर हाउस बीम्स नज़र आएंगे इसके अंदर लिखे हुए। आपने इस चैप्टर के बिल्कुल शुरू में एक आपको पिक्चर मिल जाएगी, अगर मैं आपको दिखा सकूं। ये यूएस एयरफोर्स के एक वेयर हाउस का फेलियर की पिक्चर है, जो कि बुक के शुरू में चैप्टर के शुरू में 6-2 के अंदर दिखाई गई है, ताकि आप बेसिकली वहाँ सिग्निफिकेंस बतानी थी। इसमें जो आपको स्टेरअप्स नज़र आ रही हैं, स्मॉल साइज़ के स्टेरअप्स हैं, और उसके अलावा जो लार्ज उनकी स्पेसिंग है उसकी वजह से फाइनली जो स्टेरअप्स हैं वो फ्रैक्चर होकर फेल हो चुके हैं। इसके ऊपर फिर उन्होंने स्टडी की कि इनका जो साइज़ था वो क्या साइज़ था, और उसी साइज़ के अगर हम उसी साइज़ के अगर हम बीम्स कास्ट करें और उनको यूनिफॉर्मली लोड करके उनको टेस्ट करें, यानी जो बीम वहाँ बना हुआ था वेयर हाउस में उसी बीम का जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी उसकी क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, उसी के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट थी वो वही वाली ली जाए और फिर उसको सिंपली सपोर्टेड करके यूनिफॉर्मली लोड किया जाए, तो उसको उससे जो स्ट्रेंथ आई वो आपको ये वाली स्ट्रेंथ जो आपको हॉलो सर्कल के अंदर नज़र आ रही है, ये स्ट्रेंथ उससे आई हमारे पास। और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है PCA टेस्ट्स ऑफ मॉडल एयरफोर्स वेयर हाउस बीम्स, ये उन्हीं बीम्स का जो कि असल साइज़ की थी उनका स्मॉल साइज़ मॉडल बना के उनको यहाँ पे जब सिंपली सपोर्टेड बीम बना के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से लोड किया गया, तो उनकी स्ट्रेंथ, उनका जो ये फैक्टर है वो ये ऊपर आ रहा है। यानी वही चीज़ें जब आपने स्केल डाउन कर दी हैं तो वो आपको ये बड़ा फैक्टर दिखाती हैं, जो कि बेसिकली ज़्यादा शेयर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। लेकिन जब आपने उनका साइज़ बड़ा कर दिया तो उन्होंने आपका ये जो फैक्टर है ये रिड्यूस हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि साइज़ बढ़ाने से शेयर की जो पाउंड्स में या न्यूटन्स में जो कैपेसिटी है वो नहीं रिड्यूस हो रही है, क्योंकि वजह ये है कि हम तो बेसिकली इस फैक्टर को कंपेयर करें, नॉर्मलाइज्ड जो हमारे पास शेयर कैपेसिटी है उसको हम, यानी नॉर्मलाइज से मुराद है कि जिसको हमने BWD अंडर FC प्राइम से डिवाइड की हो उस कैपेसिटी को। अदरवाइज अगर आप देखें तो मसलन ये वैल्यू लेट्स से 1.4 या 1.3 के अराउंड है, ये वाला जो ऑर्डिनेट है अगर आप यहाँ से रीड करें, और ये वाला ऑर्डिनेट तकरीबन 2.8 है। अब इसका जो साइज़ है यानी इसकी जो V अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 2.8 मल्टीप्लाइड बाय BW इंटू D इंटू अंडर रूट ऑफ FC प्राइम। अंडर रूट FC प्राइम तो चलो एक जैसा है, उसको तो साइड पे कर दें। इसका BW और D छोटे हैं इस मॉडल बीम्स के, ठीक है, और ये जो बीम है जिसके एक्चुअल साइज का बीम है उसका BWD बड़ा है, तो जाहिर है यहाँ पे आल्दो जो ये है फैक्टर 1.2, इस 1.2 ने इस बड़े साइज से मल्टीप्लाई होकर फाइनली आंसर V का बड़ा बनेगा, डेफिनेटली काफ़ी बड़ा बनेगा। लेकिन जो नॉर्मलाइज्ड स्ट्रेंथ मिली शेयर की, नॉर्मलाइज से मुराद V डिवाइडेड बाई BWD अंडर रूट FC प्राइम, वो छोटी मिल रही है साइज बड़ा करने से, ठीक है, यानी V नहीं छोटा हो रहा, शेयर कैपेसिटी एब्सोल्युटली स्पीकिंग वो नहीं छोटी हो रही है, लेकिन जो नॉर्मलाइज्ड, जिसको मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी एक टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, बुक में ये वर्ड नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि यानी जिसमें V यानी शेयर स्ट्रेस आप इसको कह सकते हैं, जो आपको मिलता है वो कम मिलता है जब आप साइज़ बड़ा करते हैं। उस शेयर स्ट्रेस को आप साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास कैपेसिटी असल में बनती है, लेकिन हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है जितना कि वो कैरी कर सकते हैं बीम बड़ा साइज रखने से। ठीक हो गया, ये भी साइज इफेक्ट को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि बड़ा साइज रखने से जो आपको शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये चीज़ बहरहाल इसमें एक्सप्लेन की गई है। ये सारा जो ग्राफ है आगे जाके थोड़ा सा इफेक्ट आपको थोड़ा फ्लैटन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन शुरू में कुछ ज़्यादा इसका इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। ये सारी डिस्कशन हमारी चल रही है जिसमें कोई वेब रिइंफोर्समेंट ना हो, ठीक है। विदाउट वेब रिइंफोर्समेंट जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली डिपेंड कर रही है साइज़ के ऊपर, लेकिन अगर वेब रिइंफोर्समेंट डाली जाए तो चूंकि वेब रिइंफोर्समेंट डालने की वजह से क्रैक विड्थ कंट्रोल रहती है और जो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग है वो लूज़ नहीं होती। आगे जाके हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वजह से जब हम वेब रिइंफोर्समेंट डाल लेते तो फिर साइज़ की डिपेंडेंसी इस तरह की डिपेंडेंसी नहीं होती, फिर
वेरी लिटिल डिपेंडेंसी रहती है साइज की, लेकिन वो तब है अगर आप बीम के अंदर मिनिमम वेब रीइंफोर्समेंट डाल दें। वो मिनिमम वेब रीइंफोर्समेंट ACI की इक्वेशन है। जिस तरह से फ्लेक्जर में एक मिनिमम वेब रीइंफोर्समेंट आपको डालनी होती है, इसी तरह शेयर में भी एक वैल्यू होती है। वो हम आगे जाके इसके डिस्कशन करेंगे जब हम ACI प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन राइट नाउ साइज डिपेंडेंसी हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सियल फोर्सेस। एक्सियल फोर्सेस से क्या होता है? एक्सियल फोर्सेस टेंसाइल हो सकती हैं, ठीक है, जाहिर है, या तो टेंसाइल होंगी या फिर कॉम्प्रेसिव होंगी, ठीक है। अगर तो टेंसाइल हैं, यानी एक बीम में तो एक्सियल नहीं होती, लेकिन अगर हम कॉलम को देखें तो कॉलम में बेंडिंग मोमेंट भी हो सकते हैं, शेयर फोर्सेस भी हो सकते हैं, और एक्सियल भी हो सकते हैं, यानी फ्रेम जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हों, ठीक है, यानी फ्लेक्चर के अलावा डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल फोर्सेस, अगर आप एक बीम कॉलम को लेट्स से हम कंसिडर कर लें कि कॉलम खींचा जा रहा है किसी सिचुएशन में, तो उस सूरत में एक मैं उसको ड्रॉ फिर भी इस तरह बीम की तरह कर लेता हूँ, ताकि आप, यानी कॉलम है लेकिन मैंने इसको थोड़ा इस कंडीशन में ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल में। अगर अब इसके ऊपर ये फोर्सेस लगेंगी तो ये क्रैक विड्थ को इंक्रीज करेंगी, यानी जो क्रैक प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू शियर एंड फ्लेक्चर, उस क्रैक को फर्दर ये वाली फोर्सेस इंक्रीज करेंगी क्रैक विड्थ को। और नतीजे क्या होगा कि टेंसाइल अगर एक्सियल फोर्सेस लगें सो ये शियर स्ट्रेंथ, शियर कैपेसिटी को रिड्यूस करेंगी, और अगर कंप्रेसिव फोर्सेस लगें, इसके अपोजिट अगर फोर्सेस लगेंगी तो वो उस क्रैक विड्थ को जो कि ओपन अप होना चाह रहा है उसको क्लोज करने की कोशिश करेंगी। सो उस केस में आपकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। यानी जो चीज़ें क्रैक विड्थ को अफेक्ट करती हैं वो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि जो चीज़ें, जिस चीज़ से क्रैक विड्थ बढ़ती है उससे आपकी शेयर स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, जिस चीज़ से क्रैक विड्थ रिड्यूस हो सकती है उससे आपकी शेयर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। अगर हम इसका डाटा देख सकें तो ये है ग्राफ बिटवीन अगेन उसी लेफ्ट साइड पे नॉर्मलाइज, यानी शेयर स्ट्रेंथ जिसको हम इसको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आप इसको कह सकते हैं, और इस साइड पे आपको NU/AG एक्सियल स्ट्रेस को प्लॉट करके दिखाया गया है। NU अगर इस तरफ हमने टेंशन को प्लॉट किया है और इस तरफ कंप्रेशन को प्लॉट किया है, टेंशन को हमने नेगेटिव कंसिडर किया है और कंप्रेशन को पॉजिटिव कंसिडर किया है। बहरहाल ग्राफ क्या बता रहा है कि अगर ये ज़ीरो हो, एक्सियल स्ट्रेस अगर ज़ीरो लग रही हो तो जितनी हमारे पास कैपेसिटी है वो, ये जो फैक्टर है ये, फिर तो हम इसको देख रहे हैं कि ये 2 है, ये फैक्टर यहाँ से आप देख सकते हैं अगर ये ज़ीरो स्ट्रेस हो। लेकिन अगर ये एक्सियल स्ट्रेस बढ़ जाए, सॉरी एक्सियल स्ट्रेस की वैल्यू कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू, मसलन अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस लगें तो ये आपको लाइन नीचे की तरफ नज़र आ रही है, ठीक है, पॉइंट्स नीचे की तरफ फॉल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इससे क्या मतलब है कि आपको मैक्सिमम शियर जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होती जा रही है, मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस डेवलप हो सकती है। और अगर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस साथ में लग रहा हो साइमल्टेनियसली, तो उससे जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि वो आपको एक इंक्रीज मिलेगा। और कम से कम इस लाइन को अगर हम देखें तो ये कंजर्वेटिवली हम इस लाइन से इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी कंप्रेशन लगने से, कंप्रेसिव फोर्सेस आने से शेयर कैपेसिटी इंप्रूव हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है जैसे जैसे टेंसाइल स्ट्रेसेस भी साइमल्टेनियसली बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्रैक विड्थ को इंक्रीज करेंगी।